साथियों नमस्कार। आज हम अपने इस FLC चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा का भाग 3 लेकर के प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने हिंदी के 2 भाग इससे पहले दिए हैं और आज तीसरा भाग हम लेके आ रहे हैं। सर्वप्रथम जानेंगे कि जो भारत में जो भाषा परिवार हैं वो कितने हैं। तो जो भारत में जो भाषा परिवार हैं वो 4 भाषा परिवार हैं और कुल विश्व में कुल कितने भाषा परिवार हैं तो 12 बहुरूपीय भाषा परिवार हैं। ठीक है, आगे हम बताते चलें कि भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं उनमें से कौन कौन से भाषा परिवार हैं। एक है बहुरूपीय भाषा परिवार जिसको 73% लोग बोलते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। और इस बहुरूपीय भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, नेपाली भाषा, मराठी भाषा, इसको जो भी लोग बोलते हैं वो बहुरूपीय भाषा के अंतर्गत आते हैं और इनकी संख्या सर्वाधिक है 73%। दूसरा है द्रविड़ परिवार, इसको 25% लोग बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। पहली है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को 1.3% लोग बोलते हैं और ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लोग जो व्यापार के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आए और वहाँ पर उन्होंने अपना व्यापारिक संबंध बनाए और वहाँ पर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया जो अपने बोलचाल के लिए, उसे ऑस्ट्रिक भाषा का नाम दिया और फिर उसी से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बना। और चौथा है आपका चीनी तिब्बती लोग और इसको बोलने वाले हैं 0.70% लोग। ठीक है, ये चीनी तिब्बती लोगों की भाषा है। आगे विश्व की 3000 भाषाओं में से एक हमारी हिंदी भाषा भी है। और हिंदी भाषा किस भाषा का परिवार है और हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार से है। जो हिंदी है किस भाषा परिवार से है तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार से है। प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है पेपर में, आने की प्रबल संभावना रहती है। अब जानेंगे कि हिंदी जो भाषा का विकास क्रम है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर उससे पाली का विकास हुआ। पाली के बाद में प्राकृत बोली जाने लगी, फिर अपभ्रंश बोली जाने लगी, फिर उसके बाद में अवहट्ट बोली जाने लगी। धीरे धीरे ये जो संस्कृत भाषा थी इसमें विकृतियाँ आती गईं। विकृति आने के बाद में पाली हुई, पाली में विकृति आई तो प्राकृत बनी, प्राकृत में विकृति आई तो अपभ्रंश बना, अपभ्रंश में विकृति आई तो अवहट्ट बना, अवहट्ट में भी विकृतियाँ पैदा हो गईं तो प्राचीन हिंदी या प्रारंभ हिंदी उसका उदय हुआ। तो इस तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ। आइए जानने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास में, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है। तो हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हैं ये बहुत बार प्रश्न आता है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है। अपभ्रंश से, या यूँ कहें कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। दूसरा है द्रविड़ परिवार की तमिल, तेलुगु, मलयालम व कन्नड़ को छोड़ के जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, इन सभी को छोड़ करके जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन सब का विकास किससे हुआ है। उन सब का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा लिपि के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। लिपि का अर्थ क्या है। किसी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि है। कुछ प्रमुख लिपियाँ हैं, तो ये लिपियाँ कौन कौन सी हैं। देवनागरी लिपि जिससे हिंदी भाषा, गुरुमुखी लिपि जिससे पंजाबी भाषा, रोमन लिपि जिससे अंग्रेजी भाषा, फारसी लिपि जिससे उर्दू भाषा, बंगला लिपि जिससे कि बंगला भाषा और अरबी लिपि जिससे कि अरबी भाषा का आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास हुआ। अब देवनागरी लिपि जो बोली जाती है, देवनागरी लिपि जो बोली जाती है उसमें कौन कौन सी भाषाएं प्रयुक्त होती हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली और मराठी, ये चारों जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। और रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषाएं। अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और पोलिश। फारसी लिपि में कौन कौन सी हैं। उर्दू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उर्दू किस लिपि से है। फारसी लिपि से। और हिंदी किस लिपि से है। देवनागरी लिपि से। अंग्रेजी किससे है। रोमन लिपि से। याद रखना है, आते हैं बहुत बार। तो फारसी लिपि में उर्दू, अरबी और फारसी। रूसी लिपि में रूसी और बुल्गेरियन। इस तरीके से जो हमारी लिपियां हैं मुख्यतः पेपरों में पूछी जाती हैं लिपि, और उनमें कौन कौन सी भाषाएं वो हमने आपको बता दिया। आगे ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर।
तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा को विभाजित करेंगे। हिंदी भाषा को 3 कालों में विभाजित किया है। पहला काल है प्राचीन हिंदी या प्राचीन काल, कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसका जो समय है 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और इस लगभग 300 वर्ष तक का समय है जिसमें प्राचीन काल या प्राचीन हिंदी का विकास हुआ। और इसमें जो प्रमुख कवि हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख कवि हैं, वो हैं अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के बारे में तो प्रचलित है, इनकी बहुत प्रतिष्ठित रचना है पृथ्वीराज राजसो, बहुत बार एग्जाम में आती है। और अमीर खुसरो ने जो सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में 13वीं और 14वीं शताब्दी में मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी थी। किस में लिखी थी? खड़ी बोली में लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में क्या क्या लिखा था? मुकरियाँ और पहेलियाँ। कब? 13वीं 14वीं शताब्दी में। दूसरा काल है मध्यकालीन हिंदी या मध्यकाल, जिसका समय जो था 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ये लगभग 450 वर्ष तक चला। आगे इसमें जो प्रमुख कवि हैं, पहले है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनकी जो प्रमुख रचना है पद्मावत, बहुत बार एग्जाम में आती है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इसी मध्यकाल के दूसरे कवि हैं कबीर। इन कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? वाड़ी का डिक्टेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाड़ी का डिक्टेटर किसे कहते हैं? तो कबीर को कहते हैं। तीसरा है तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में तो आपको सब पता ही है कि ये रामचरितमानस इन्होंने रचना की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। चौथा है आपके सूरदास जी। सूरदास जी को क्या कहा जाता है? सूरदास जी को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। तो हम हिंदी के काल विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें अब तीसरा काल है आधुनिक हिंदी या आधुनिक काल। इसका जो समय है 1850 ईस्वी से अब तक का है, और इस युग को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से जानता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1850 ईस्वी से अब तक का जो समय है उसे भारतेंदु युग कहा जाता है। नोट महत्वपूर्ण तथ्य कुछ आपको फिर से हम बता देते हैं, वैसे हमने बीच में बताए हैं, फिर भी एक बार और दोहरा देते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय है तब मानी जाती है। इसका आरंभ 8वीं सदी माना जाता है, और इसके जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है स्वयंभू कवि। और इनको क्या संज्ञा दी गई है? इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू कवि को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। और चौथा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा का लिखित रूप होता है जबकि बोली का नहीं, परंतु 13वीं 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली में कविता, और वो कविता कौन सी थी? मुकरियाँ और पहेलियाँ, ये लिखी थी। कब लिखी थी? 13वीं 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसमें? खड़ी बोली में। बेहद इंपॉर्टेंट है। और शेष जानकारी जो हिंदी के बारे में है, इसी हिंदी के इतिहास टॉपिक से अभी हम हिंदी के जो बाकी टॉपिक हैं, वर्णमाला है, संधि है, समास है, कारक है, रस है, विभक्ति है, छंद है, अलंकार है, धीरे धीरे वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। अभी तो हमारा हिंदी का इतिहास ही चल रहा है। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में हिंदी इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।